Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to discuss our chapter 9 in civics class 7 and the chapter name is struggles for equality. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी कैरेक्टर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, चाहे वो कांता हो या फिर अंसारीज हो, इनमें हमने क्या देखा था। इनमें हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं ये लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर ये इनइक्वालिटीज़ को फेस करते हैं। मींस इनके साथ सोसाइटी में इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो कुछ लोगों ने इक्वलिटी को पाने के लिए जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं, मूवमेंट्स किए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। हमारे चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो रहेगा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं हमारे, जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया होता है सभी लोगों को इक्वलिटी दिलाने के लिए। तो इसमें हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा तवा मत्स्य संघ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के सपोर्ट में उनको जस्टिस दिलाने के लिए काम करती है। इसकी जो केस स्टडी है पूरी, हम उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमें पता है हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री में एज अ सिटीज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे लिए एज अ सिटीज़न ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। तो हमें अब इसमें ये डिस्कस करना है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कंसिडर करते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स में जो कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं, कांता, अंसारी, मिलानी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, इनके बारे में कि कैसे इनको सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था और कैसे ये इनइक्वालिटी को फेस कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि जिन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए और हमें जस्टिस के लिए डिमांड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट रिकॉग्नाइज ऑल द इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, सेक्स, कास्ट, वेदर दे आर रिच और पुअर। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या बताता है हमें? ये कहता है कि जितने भी इंडियंस हैं, सिटीज़न हैं हमारी कंट्री में, वो लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, एक डोमेस्टिक वर्कर हो। आप किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, चाहे वो पर्सन रिच हो या पुअर हो। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में लॉ के अकॉर्डिंग सभी क्या हैं? सभी इक्वल हैं। ऑल द अडल्ट्स, जितने भी अडल्ट हैं हमारी इंडिया में, उनको क्या राइट है? राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। जब भी हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं तो सभी को वोट देने का इक्वल राइट है। और इसी को क्या कहा है? पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। इट मीन्स आपने हमारी कंट्री में जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स कौन होते हैं? जिनकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है या फिर इससे अबव है, वो सब हमारी कंट्री में अडल्ट्स हैं। तो उनको हमने राइट दिया है, इक्वल राइट टू वोट इलेक्शन के टाइम, जब भी हमें अपने एरिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना होता है। तो अब ये जो हमने पावर दे दी, इस पावर का यूज़ हम कैसे करते हैं? हमें किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है या फिर अगर हम उसके काम से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बाय दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स provides because the vote of one person is as good as that of another। अब ये जो पावर ऑफ बैलेट बॉक्स था, इसमें क्या था कि इसमें सबको इक्वल कर दिया। किस बेस पे इक्वल किया है? कि सबको आपने एक वोटिंग राइट दे दिया, जिससे आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे इक्वल कर रहे हो। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं, इन एवरी फील्ड और एवरी
फेज ऑफ लाइफ स्टेज देखते हैं तो वहाँ पे जो इक्वलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने ये भी देखा था, जब हम हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्राइवेटाइजेशन है हेल्थ सर्विसेज में वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, जिसकी वजह से किन किन को प्रॉब्लम फेस हुई थी। कांता को प्रॉब्लम फेस हुई थी जब वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी, उसे काफ़ी वेट करना पड़ा था एक लंबी लाइन में। ऐसे ही हकीम शेख जब ये ट्रेन से गिर गए थे तो इनको बहुत बुरी तरह इंजरी हुई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इनको एडमिट नहीं किया क्योंकि उनके पास प्रॉपर बेड फैसिलिटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? ये सब चीज़ें शो करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल कर दिया लेकिन हमें इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यहाँ देखेंगे कि जो मेलानी है क्या थी, बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन्हीं में से एक थी, और ये सब क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सारा दिन तो ये इतना हार्डशिप वर्क करते हैं, डोमेस्टिकली हेल्प करते हैं लोगों को उनके काम में, फिर भी जो इनकी इनकम होती है वो भी कम होती है, प्लस इनको इंसल्ट किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर तरह से हर स्टेज पे इनको फेस करनी पड़ती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ रीज़न वाई सो मेनी पीपल लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। तो जो मेन 2 चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ से हमारे पास, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज भी हमारी कंट्री में, इंडिया में लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनके साथ हम अनइक्वली ट्रीटमेंट करते हैं। इनके अलावा कुछ और रीज़न है, जैसे कि अगर हम अंसारी की बात करते हैं, अंसारी की स्टोरी में हमने डिस्कस किया था कि इनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी थे, मनी भी थी कि अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए पेमेंट भी कर सकते हैं, बट फिर भी पीपल वर रेलुक्टेंट टू लीज देम अपार्टमेंट। लोगों ने इनको अपार्टमेंट रेंट पे देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो इक्वलिटी है उसके लिए लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया उसको पाने के लिए। और ऐसे ही हमने एक स्टोरी और डिस्कस की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कि कैसे उनसे पूरे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज दलित। और अगर हम कंपेयर करते हैं इसी के साथ, इन्हीं इश्यूज़ के साथ विमेन के वर्क को और मैन के वर्क को, तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये भी डिस्कस किया था कि जो विमेन है इनके वर्क को हमेशा डीवैल्यू किया जाता है और जो मैन का वर्क है हमेशा उससे ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ का रीज़न है और इन्हीं की वजह से लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है इक्वालिटी को पाने के लिए, सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। इसमें हमें क्या बताया हुआ है? इसमें हमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, विलेज, सिटी, टाउन, जहाँ पे हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए फ़ाइट की होती है। दीज पीपल में हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और या फिर जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इन्होंने एक साथ खड़े होकर के उनको अपोज किया होता है, उनको विरोध किया होता है। दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल द पर्सन्स विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड, कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने और भी क्या किया होता है कि सभी को इक्वल माना जाए, इस पर सभी की डिग्निटी को इक्वली इन्होंने रिस्पेक्ट दी होती है। सभी लोगों को बताया होता है कि सभी सोसाइटी में एक तरह से इक्वलिटी को डिज़र्व करते हैं, सभी के साथ हमें सेम
ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो लोग हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, इन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है, कोई किसी भी तरह की किसी इश्यूज़ पर जजमेंट लेनी होती है, तो इन लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequalities। और इन लोगों को ज़्यादा लेवल पे इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनइक्वालिटी के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में काम किया होता है। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच people have come together to fight for issues that they believe are important। और अगर हम हमारे इंडिया में बात करें तो ऐसे काफ़ी स्ट्रगल हुए हैं कि जब लोगों ने एक साथ आकर के कुछ इश्यूज़ पे फाइट की है, जब उन्हें लगता था कि ये इश्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमें सबको एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने चैप्टर 5 द वुमेन्स एम्पावरमेंट जो था उसमें हमने देखा था कि वुमेन्स मूवमेंट हुए थे। तो वुमेन्स ने मूवमेंट क्यों किए थे? अपने आप को मेंस के इक्वल दिलाने के लिए, इक्वल राइट दिलाने के लिए उन्होंने मूवमेंट्स किए थे, अपनी वॉइस को रेज किया था। तो अब ऐसे ही हम एक नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में, जो एक मध्य प्रदेश में एक फेडरेशन है। सो लेट्स डिस्कस इट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तवा मत्स्य संघ। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced। जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? मोस्टली बहुत सारे एरियाज़ को क्लीन कर दिया जाता है, और या फिर कोई भी सेंचुरीज बनाई जाती है तो उस एरिया को क्लीन कर दिया जाता है और उसके आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मतलब उस जगह को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। Whole villages are uprooted and the people are forced to go and build new homes। और जो सारे विलेज हैं क्या होते हैं, जिसकी वजह से कई बार पूरे के बहुत सारे विलेज ऐसे ही एक्सप्लॉइट होते हैं, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और लोगों को फोर्सफुली अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपनी नई तरह से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर। और इस तरह से जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है, तो मोस्ट केसेस में क्या होते हैं, ये पुअर होते हैं। इन अर्बन एरियाज़ टू, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बातें करते हैं तो जैसे बस्ती में जो लोग रह रहे होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, हमेशा इनको ही अपरूट किया जाता है। हम देखते हैं कि सोसाइटी को या पूरी सिटी को क्लीन बनाना है तो ये जो स्लम्स वगैरह होते हैं, स्लम ड्वेलर्स, इनको एक जगह से दूसरी जगह हमेशा शिफ्ट करना पड़ता है। तो और मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हें आउटसाइड द सिटी जो एरिया है वहाँ पे रिलोकेट किया जाता है। तो जिससे अब अफेक्ट क्या होता है, देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दिस लोकेशन। तो जिसकी वजह से जो अब इनके बच्चे होते हैं स्कूल में जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके स्कूल भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि वो जो स्कूल होते हैं वो सिटी के अंदर होते हैं और इन्हें बिल्कुल सिटी के बाहर जा कर के अपनी लाइफ स्टार्ट करनी होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आर कंट्री। तो ये जो प्रॉब्लम है डिस्प्लेस करना, लोगों को एक जगह से जा कर के दूसरी जगह पे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना, ये हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोग हमेशा इकट्ठे होकर के आते हैं और इस तरह के इश्यूज़ के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते हैं। तो एक ऐसा ही फेडरेशन है तवा मत्स्य संघ, द फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव के लिए फेडरेशन स्टार्ट किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सतपुरा के फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जब उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था तो उनके जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तवा मत्स्य संघ, ये जो कॉरपोरेशन है, ये बनाया गया था। ऑरिजिनेटिंग इन महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फॉलोज थ्रू बैतूल बिफोर जॉइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद।
तो इसमें क्या था, जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो माधेव हिल्स हैं वहाँ से जो रिवर निकलती है तवा, और फिर होशंगाबाद से जो नर्मदा रिवर है इससे मिलते हुए ये बैतूल से होते हुए आती है। द तवा डैम बिगेन, और जो तवा डैम जो बनाया गया था इसको बनाने का जो काम स्टार्ट हुआ था 1958 में हुआ था और इसको कंप्लीट किया गया था 1978 में। तो अब इससे क्या हुआ था कि काफ़ी एरिया को कवर किया गया, फॉरेस्ट के एरिया को इंक्लूड किया गया इस डैम को बनाने के लिए, प्लस जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वर लेफ्ट विद नथिंग, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनको सिंपली वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा और वहाँ पे जो रिजर्वियर थी वहाँ जा कर के सेटल डाउन होना पड़ा, और वहीं से उस रिजर्वियर के पास से, नदी के पास से जो थोड़ी बहुत फिशिंग करके ये अपना गुजारा कर रहे थे। इन 1994 गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्वियर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो फिशिंग राइट्स थे, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये जो डिस्प्लेस्ड हुए थे रिजर्वियर के पास जाके फिशिंग करने लग गए, लेकिन उससे जो इनकम हो रही थी वो बहुत कम थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके जो राइट्स थे रिजर्वियर पे, ये जो फिशिंग कर रहे थे वो राइट्स इन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गोट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। इन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे, यहाँ के जो लोकल पीपल थे रिजर्वियर के पास रह रहे थे, इनको वहाँ पर फिशिंग करने से मना कर दिया और इनको वहाँ से भगा दिया। अब इनको भगाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स का यूज़ किया और जिसके साथ अब जो विलेजर्स थे उनको डराया धमकाया ताकि वो यहाँ पे अब फिशिंग ना करें। तो इसके अगेंस्ट में अब सारे विलेजर्स एक साथ आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, कि अब टाइम आ गया है, हमें हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए ताकि हम हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इससे मिलकर के उन्होंने एक तवा मत्स्य संघ बनाया, उसमें रैलीज ऑर्गेनाइज की, रोड ब्लॉकेज किया एंड डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, और अपनी अर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए बताया कि अगर हमारी लाइफ तभी पॉसिबल है जब हम कुछ अर्न करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से अपने व्यूज़ को रखा। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये पूरा तवा मत्स्य संघ बना करके, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू असेस दिस इश्यूज़। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अब गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिससे रिजल्ट ये रहा कि कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो फिशिंग राइट्स हैं वो वहाँ विलेजर्स को दिए जाएंगे ताकि वो अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यू रख सकें। और 1996 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो ये डैम है इसके पास जो रिजर्वियर है, ये जो वहाँ पे पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनको मिलेंगे। और ये जो 2 मंथ्स बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया, 5 ईयर लीज एग्रीमेंट। और फिर 2 जनवरी 1997 में जो 33 विलेजेस थे तवा रिवर के पास थे, उन सब ने अपनी एक नई तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। तो अब ये जो TMS था, तवा मत्स्य संघ, इन्होंने जो फिश वर्कर्स थे उनकी काफ़ी हेल्प की, जिससे उनकी जो इनकम्स थी, जो अर्निंग थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। उनके लिए कोऑपरेटिव स्टार्ट किए जिससे वो जो मछलियाँ, जो फिशेस थी उनको सेल करते थे, उन्हें फेयर प्राइस भी मिल रहे थे। इसी के साथ प्लस कोऑपरेटिव ने क्या किया, उनके लिए ट्रांसपोर्ट को अरेंज किया और जो मार्केट से उन्हें काफ़ी अच्छे प्राइस मिलने लगे। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ये जो TMS ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आने से क्या हुआ था, उन लोगों की जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पॉवर्टी एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वलिटी इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल द पीपल आर इक्वल।
तो जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं जस्टिस के लिए और जितनी भी पोइट्री की गई है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, सॉन्ग्स बने हैं इक्वालिटी पे, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब लोगों को फील कराते हैं कि दैट ऑल पीपल आर इक्वल। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो सभी पर्सन्स हैं दैट द इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन, जो भी इक्वालिटी है हमारी कंट्री में वो सभी पर्सन के लिए है। मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। तो जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, स्ट्रगल हुए हैं इक्वालिटी के, तो ये कंटिन्यूसली किस चीज़ को अपना बेसिक पॉइंट जिस पे फोकस करके करते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें इक्वालिटी मिलती है और जस्टिस की बात कही हुई है। तो सेम फिशर वर्कर्स थे जो तवा मत्स्य संघ ने, उन्होंने होप किया था कि जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रियलिटी में उन्होंने उस अपने मूवमेंट में इसको अपना पार्ट बनाया। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरह से हमें हेल्प करता है। द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू ए डेमोक्रेसी। तो अब जो मेन इशू होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का वो क्या है, लोगों को इक्वालिटी दिलाना। We have tried to highlight the issues that pose a challenge to this idea of equality in democracy। तो अभी हमने इस चैप्टर में बहुत से ऐसे इश्यूज देखे हैं कि जिस लेवल पर लोगों को कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉवर्टी हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, तो जो इक्वालिटी है लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। और अगर हम बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इश्यूज होते हैं मेनली यही होते हैं कि आपने लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करवानी है। और इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पर्सन की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर सिविक्स में, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इसमें हमने देखा कि हर कम्युनिटी में, हर विलेज में, हर सोसाइटी में बहुत तरह के लोग होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं काफ़ी फेमस होते हैं जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी इश्यूज़ पे, कोई भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होता है तो हम उनको ही बुलाते हैं कोई भी डिसीज़न लेने के लिए या उस इशू को रिजोल्व कराने के लिए। और उनको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे रोल प्ले किया होता है लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाने में, लोगों को जस्टिस दिलाने में। सेकंड टॉपिक में हमने देखा तवा मत्स्य संघ कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो फिश वर्कर्स थे तवा रिवर के पास, रिजर्वियर के पास जो रह रहे थे, उनके फिशिंग राइट्स उन्हें वापस दिलाए। जो लास्ट टॉपिक था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें हमने देखा कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही, हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हमारी लाइफ का हिस्सा बनकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 9 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।